ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का। इसके बाद आप और या तो हम कैंसर को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इम्यून टेक्निक को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप एलाइजा, रिया और कुछ एक दो आपकी और रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर रिएक्शन है। पहले ये ट्रेंड नहीं था कि आपसे इम्यून रिएक्शन के ऊपर जो है क्वेश्चन, सॉरी, हम पहले जो है हम इम्यून रिएक्शन के ऊपर जो है वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपसे इलाइजा, रिया के ऊपर जो है उसके क्वेश्चंस पूछने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। जैसे 2021, 22 और 23 दोनों में आपसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे, और अगर आपको सिर्फ इनका बेसिक पता है कि एलाइजा क्या होता है, रिया क्या होता है, तो आप वो क्वेश्चन कर लेते हो। जैसे पिछली बार आपसे पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि एलाइजा क्या है, तो नॉर्मली जिसको अगर ये पता है कि जो एलाइजा है वो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन है, तो वो आपका आंसर था। तो इतना आपसे डीप इम्यून रिएक्शन नहीं पूछते हैं, वो आपसे बेसिक पूछते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे कि साथ साथ कवर करना है या हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, जो आज का, सर हाँ जी, सर अभी जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फिफ्थ सेम या थर्ड सेम से करा दो, पता थोड़ा रिलेटेबल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, मैं आपको वही रिलेट करके करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, सर, मतलब जो करंट में हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा वो हो जाएगा इजी हमारे लिए। क्या पढ़ रहे हो अभी आप लोग बताओ। मतलब जैसे जूरिस वगैरह हो गया या फिर। ज्यूरिस आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं क्लास नहीं लूंगा अच्छा मंडे अच्छा। से, तो मंडे से आपकी ज्यूरिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार आता है इससे, चाहे वो आपसे फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, चाहे आपसे वो इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लो, आप माइक्रो पढ़ लो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, इन द एंड उसका यूज आपको एज एन ड्रग की तरह करना है या वैक्सीन की तरह करना है। मतलब आपको उसको प्रोफाइलैक्सिस में लेके आना है, ट्रीटमेंट में लेके आना है, या ऐसे कोई प्रिवेंशन में लेके आना है, या डायग्नोस्टिक में लेके आना है। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी ड्रग है, इसके अलावा उसका कोई और यूज नहीं होता है। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये एक रिसेंट एडवांसमेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि आप जो भी ट्रीटमेंट देखते हो यूएस वगैरह में, वो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से होता है। कुछ आपके स्पेसिफिक कैंसर्स हैं जिनकी एक एक मेडिसिन की कीमत, एक एक टैबलेट की कीमत आपकी 1 से 2 लाख है या इससे भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो एक तो पेटेंट है, तो इसलिए महंगा है, और इनको बनाने के लिए बहुत आपका टाइम लगता है, और बहुत आपकी जो है टेक्निक और बहुत स्किलफुल बंदा चाहिए, वो इसको बना सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। अब होता क्या है, वो जो है हम इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है मैब, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में मैब बोलते हो, क्योंकि एम लिया गया है मोनोक्लोनल से। एंटीबॉडी को आप ए बी लिखते हो, या तो आप इसको कैपिटल में लिख लो या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो मैब। ठीक है, तो मैब इज फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो एम से आपका वर्ड मोनोक्लोनल है, ए बी से आपका वर्ड एंटीबॉडी है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखोगे उसके लास्ट में आपको मैब वर्ड मिलता है। ये एज एन आपका सफिक्स यूज होता है। ठीक है, कि लास्ट में आपको मैम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक दो आपके रेयर केसेस हैं, वरना मोस्टली आपको जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिलेंगे सबके लास्ट में मैप मिलेगा। ठीक है, अब ये होती क्या है, इन एंटीबॉडीज को हम पहली बात तो लैब में बनाते हैं। ठीक है, और ये मिमिक करती हैं हमारी बॉडी की नेचुरल एंटीबॉडी को। ठीक है, जैसे हमारी नेचुरल एंटीबॉडी थी जिसमें सीएल और सीएच रीजन था, वीएल और वीएच रीजन था, इसके अंदर भी सेम वैसे ही है। लेकिन हमने ये लैब में बनाई है, तो लैब में बनाई है तो हमने कुछ इसमें जो है सिंथेटिक कुछ ऐड किया होगा, या इसके अलावा हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाया होगा जो हमारी हमारे लिए यूजफुल है, जो डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक एंटीजन के एक स्पेसिफिक रीजन के अगेंस्ट आप इसको डेवलप कराते हो। जैसे अगर आप समझना चाहो कि एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट आप एंटीबॉडी को बनाते हो। ठीक है, एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट जो है आप एंटीबॉडी को डेवलप कराते हो। तो आपको ये याद रखना है कि एक सिंगल एपिटोप आप लेके चल रहे हो, उसके अगेंस्ट
आप एंटीबॉडी जनरेट करा रहे हो, इसलिए आप इसको मोनोक्लोनल भी बोल देते हो। ठीक है। जो ह्यूमन वाली आपकी एंटीबॉडीज है वो पॉलीक्लोनल है। अब इसका रीजन क्या है, जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारी आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था उनका सबका सीडीआर अलग है, वेरिएबल रीजन अलग है। ठीक है, इसलिए वो अलग अलग एपिटोप पे जाके बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बी सेल को लेते हैं। अब हमें उस बी सेल को इस तरीके से डेवलप कराना है कि वो उसी एपिटोप पे जाके बाइंड हो जिस एपिटोप पे हम चाहते हैं, उसी एंटीजन के उसी पार्ट पे बाइंड हो जिस पे हम, हमारे लिए वो डिजायरेबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बीटा सेल को लेते हैं और उस जैसी बहुत सारी एंटीबॉडीज बना लेते हैं। अब ये बीटा सेल आएगी कहाँ से, हम इसको ह्यूमन से लेंगे, कहीं और से लेंगे, तो वो आपको समझना है। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक आपका कंफ्यूजिंग है, बट समझने की नजरिए से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक ड्रग जो आगे आने वाली है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक आपकी लैब मेड एंटीबॉडी है जो कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज को मिमिक करती है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो पॉलीक्लोनल है, क्योंकि बहुत सारे बी सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो हर एक के पास अपना वेरिएबल रीजन है। लेकिन यहाँ पर हमने एक बी सेल को लिया, मान लो माउस से ले लिया, माउस का एक बी सेल निकाला और उसी एक बी सेल जैसी हमने बहुत सारी आइडेंटिकल एंटीबॉडीज बना दी। जब आप कोई चीज आइडेंटिकल बनाते हो तब आप वर्ड यूज करते हो क्लोन। ठीक है, और ये आप आइडेंटिकल बना रहे हो एंटीजन के एक पार्ट को लेके। आगे जब आप इसका प्रोसीजर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक सिंगल बी टाइप ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेक्निक का नाम आपको याद रखना है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। एक सिंगल टेक्निक है जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बना सकते हैं। ठीक है, जनरली इसके साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है तो आप कोहलर नाम को याद रखेंगे, माइलस्टोन के नाम को आप याद रखें ना रखें, जी कोहलर नाम से जो है आपको याद रखना है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो है शुरुआत की थी इसको बनाने की, और इसमें हम एक बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज बना सकते हैं, आइडेंटिकल एंटीबॉडीज, इसलिए वर्ड आपका क्लोन आया। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, जो आपका एक नॉर्मल सेल होता है और एक आपका कैंसर सेल होता है, दोनों में कोई डिफरेंस होता है या सेम होता है? नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल जो होता है वो आप, ज्यादा डिफरेंस, हाँ बताओ। एब नॉर्मली ग्रो ज्यादा करने लगती है बस। ठीक है, पर कैंसर का नॉन फंक्शनल भी तो होते हैं, क्या होते हैं? नॉन, मतलब फंक्शन नहीं करते हैं ना, कोई नॉन फंक्शनल होते हैं ना। हाँ अनडिफरेंशिएटेड आप बोल रहे हो। ठीक है, जो नॉर्मल सेल है अगर आप उसको किसी कल्चर मीडिया में ग्रो कराओ, ठीक है, मान लो आपने इसमें NaCl डाल दिया, पेप्टोन डाल दिया, अगार डाल दिया, या कुछ और आप जो कंपाउंड डालते हो, बीफ डाल दिया। ठीक है, अगर आप इसमें नॉर्मल सेल ग्रो करा रहे हो, बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हो, फंगस ग्रो करा रहे हो, तो वो एक टाइम तक ग्रो करेगा, उसके बाद वो डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, आप कोई ग्रोथ फैक्टर्स नहीं दे रहे हो जिससे कि वो ग्रो करता रहे। ठीक है, स्पेस की भी कमी हो जाएगी। यहाँ पे जब आप कैंसर सेल को ग्रो कराते हो, यही चीजें आपने यहाँ डाली है, लेकिन जब आप कैंसर सेल को ग्रो कराते हो तो वो आपका कंटिन्यूस ग्रो ग्रो होता रहता है, वो इमोर्टल है, जिसको आप मार नहीं सकते, जो खत्म नहीं हो सकता, वो कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। और आपके कैंसर सेल को ग्रो करने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, जो आपकी सेल साइकिल को मेंटेन करते हैं। अगर नॉर्मल सेल को ग्रोथ फैक्टर्स मिलेंगे तभी आपकी सेल डिवाइड करेगी, लेकिन कैंसर सेल को ऐसा कुछ भी जो है नहीं चाहिए, कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं चाहिए, बस न्यूट्रिएंट मिलते रहे, वो आपका डिवाइड करता रहेगा और एक 3D स्ट्रक्चर भी बना देता है आपका कैंसर सेल। तो नॉर्मल सेल जो है वो इमोर्टल है, और आपका मोर्टल है। इनकी हाफ लाइफ आप कुछ दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, 5 दिन लगा लो, ठीक है, लेकिन कैंसर सेल जो है वो इमोर्टल है, ये आपके डिवाइड होते ही रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज को यूज किया था कि आपके जो नॉर्मल सेल है और जो कैंसर सेल है इसको फ्यूज कराया था, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसकी हाफ लाइफ 14 से 15 डेज है, जो मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा बी सेल्स जो बनते हैं। ठीक है, वहीं जो कैंसर सेल है वो इमोर्टल है। अब हम डायरेक्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नॉर्मल वाली बनाने की कोशिश करें लैब में,
तो वो 14-15 दिन में तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे कैंसर सेल हैं जिनको आप माइलोमा सेल बोलते हो, ठीक है, हम इस सेल के साथ जो नॉर्मल एंटीबॉडीज आपकी वाली बी सेल है, इनका फ्यूजन करा देते हैं। ठीक है, अब फ्यूजन होने की वजह से क्या हो गया, इससे कुछ प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी कौन सी आई आपकी, इमोर्टल वाली, कि ये जो सेल है ये अब आपका डाई नहीं होगा। मान लो ये आपका जो पार्ट है ये आपका नॉर्मल का है, और जो ये आपका पार्ट है ये आपका माइलोनोमा सेल का है। ठीक है, तो अब इस सेल में ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है कि ये आपकी जल्दी से डेड नहीं होगी। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी लार्ज अमाउंट में होगा, जो कि कैंसर सेल की प्रॉपर्टी थी उसको हमने यूज किया है इसको फ्यूज करा के। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके जो है सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताता जाऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइलोनोमा सेल, या आप बोल लीजिए कैंसर सेल। सबसे पहला अनलिमिटेड लाइफ स्पैन, क्योंकि ये आपके कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। नेक्स्ट है कैन नॉट यूज प्यूरिन साल्वेज पाथवे। ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारी बॉडी में जो आपके न्यूक्लिक एसिड है वो आपको पता है प्यूरिन है और पायरीमिडीन है। ठीक है, इन दोनों के बनने के लिए आपकी बॉडी में दो पाथवे चलते हैं। एक आपकी बॉडी में चलता है डी नोवो पाथवे, और एक आपकी बॉडी में चलता है साल्वेज पाथवे। डी नोवो पाथवे क्या करता है, ये आपका शुगर प्लस न्यूक्लिक एसिड से आपका जो है प्यूरिन या पायरीमिडीन जो है वो आपका बनाता है। जबकि साल्वेज पाथवे क्या करता है, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और उन वो जो टूटते हैं, अब जो टूटेंगे तो कुछ नाइट्रोजन वाले कंपाउंड रिलीज होंगे, तो उनका यूज करके जो है साल्वेज पाथवे आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड बना देता है, या आपका प्यूरिन या पायरीमिडीन जो है वो बना देता है। यहाँ पे जो साल्वेज पाथवे में है, जो न्यूक्लिक एसिड ब्रेक हो रहे हैं उनका यूज किया जा रहा है। जबकि डी नोवो पाथवे में, नोवो का मतलब होता है न्यू, वहां पे आपके जो नए शुगर और न्यूक्लिक एसिड है, जो कि आपका एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, उनका यूज करके आपके प्यूरिन और पायरिमिडिन बनाए जा रहे हैं। ये आपके न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, ये आपका प्यूरिन और पायरिमिडिन बाद में जो है पूरी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो इसमें आपका डीएनए का स्ट्रक्चर फिर इन्हीं से प्यूरिन और पायरिमिडिन से बनता है। आपका ए टी से बाइंड होता है, सी जी से बाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक पाथवे है, डी नोवो और साल्वेज पाथवे। ठीक है, तो डी नोवो पाथवे को परफॉर्म होने के लिए एक एंजाइम चाहिए आपका डीएचएफआर, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ठीक है, अगर आप इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो आपकी बॉडी में कोई भी नया पाथवे नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी नया न्यूक्लिक एसिड जो आपका प्यूरिन है या पायरिमिडीन है, कुछ ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन आपकी बॉडी में साल्वेज पाथवे चलता रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ड्रग का मेथोट्रेक्सिट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये आपका फोलेट के मेटाबॉलिज्म को रोकती है, इसी एंजाइम को इनिबिट करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस का। और मेथोट्रेक्सिट का यूज ज्यादातर आप देखेंगे स्किन कैंसर में होता है, और ये कोई महंगी दवाई नहीं है, 5-6 रुपए में आ जाती है मेथोट्रेक्सिट जो है। ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो डीएचएफआर आपका जो एंजाइम है वो आपको डी नोवो पाथवे के लिए चाहिए, तो आप यहां से याद रख लेना डी से डीएचएफआर, कि आपको डी नोवो पाथवे में डीएचएफआर एंजाइम चाहिए, दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। अगर आपने इसका इनिबिटर दे दिया तो आपकी बॉडी में डी नोवो पाथवे नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका माइलोनोमा सेल है, ये आपका डी नोवो पाथवे तो शो करता है, लेकिन साल्वेज पाथवे ये शो नहीं करता है। जो आपके कैंसर वाले सेल हैं वो साल्वेज पाथवे शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड है साल्वेज पाथवे को चलाने के लिए वो नहीं है। उस एंजाइम का नाम है HGPRT, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये कैंसर सेल के पास आपका नहीं है। ठीक है, और आपका सैलवेज पाथवे मैंने आपको बताया कि जो डिग्रेडेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड है उसका यूज करके नए न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो एंजाइम चाहिए, एक आपका HGPRT जिसको आप बोलते थे हाइपोसेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफर, और थाइमिडिन काइनेस, इसको आप टीके भी बोल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर मैं कंक्लूड करूं सारी चीजें, कि हमारे पास जो है दो पाथवे हैं न्यूक्लियोटाइड के बनाने के। ठीक है, एक पाथवे डी नोवो है
जिसमें आपको DHFR एंजाइम चाहिए, और इसमें आप नए जो न्यू शुगर है और न्यू आपके जो न्यूक्लिक एसिड है उनका आप यूज करते हो। ठीक है। एक जो आपका पाथवे है न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, वो आपका साल्वेज पाथवे है। ठीक है। जिसमें आपको HGPRT एंजाइम चाहिए और थाइमिडिन काइनेज एंजाइम चाहिए। ठीक है। और ये आपका बनाता है जो ओल्ड न्यूक्लियोटाइड ब्रेक हुए हैं, वहां से आपके पास जो नए एंजाइम्स हैं वो बन के आते हैं। ठीक है। जो नॉर्मल सेल है, जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर दोनों पाथवे फॉलो होते हैं, डी नोवो भी और साल्वेज भी। तो डी नोवो के लिए आपको पता है DHFR जो है वो चाहिए, और साल्वेज के लिए आपको HGPRT चाहिए, और आपको थाइमिडिन काइनेज चाहिए। वहीं जो कैंसर सेल है, जो माइलोमा सेल है, वहां पर जो डी नोवो पाथवे है उसको आपका DHFR चाहिए, जो कि आपका परफॉर्म होता है। लेकिन वहां पर साल्वेज पाथवे जो है वो फॉलो नहीं होता है, वो परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां पे HGPRT प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव वाले कंडीशन है, थाइमिडिन काइनेज और जो आपका HGPRT। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो है आगे इसको समझेंगे कि ये क्यों, ये वाला पाथवे इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम इसका यूज क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको एक मीडिया और ध्यान रखना है, हैट मीडिया, हाइपोजेंथिन अमीनोपेट्रिन थाइमिडिन। ठीक है। अमीनोपेट्रिन का दूसरा नाम ही मेथोट्रेक्सेट है। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि अमीनोपेट्रिन का दूसरा नाम मेथोट्रेक्सेट है, जो कि DHFR को इनिबिट करता है। ये आपका एक मीडिया होता है, हैट मीडिया, हाइपोजेंथिन अमीनोपेट्रिन थाइमिडिन, और जो कि DHFR को इनिबिट करता है। अब आपको यहां से समझना है, सबसे पहले आपको पता है आप करोगे क्या, एक माइस लोगे। ठीक है। माइस के अंदर आपको जो एंटीजन है उसका जो स्पेसिफिक एपिटोप है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आपको बनवानी है, वो आप आईवी रूट से उसके अंदर डाल दोगे। आईवी रूट से जब आप उसके अंदर ट्रांसफर करोगे तो 72 आवर्स के बाद, क्योंकि जब आप आईवी रूट से डालते हो कुछ तो वो स्प्लीन में सबसे पहले जाता है, तो स्प्लीन में वो एंटीजन जाएगा, और स्प्लीन में ही आपको उस एपिटोप के अगेंस्ट जो है बी सेल जो है आपको बने हुए दिखाई दे जाएंगे, जो कि आपकी एंटीबॉडीज को बनाएंगे उस स्पेसिफिक सेल के अगेंस्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनेगी तो आप क्या बोलेंगे उसको, प्लाज्मा बी सेल्स। ठीक है। तो आपने यहां से प्लाज्मा बी सेल को जो आपका है कलेक्ट किया है, जो कि कहां से आया है, आपका माइस से आया है, क्योंकि माइस के अंदर आपने एंटीजन का एपिडोप डाला था, आईवी रूट से डाला था। डालने के बाद 72 घंटे में उसकी स्प्लीन से वो सेल्स जो हैं जो उस एंटीजन के एपिटोप के अगेंस्ट बने, आपने वो कलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये वो सेल हैं जो आपके माइस ने बनाए, और ये आपके नॉर्मल सेल है। ठीक है। इनको आपने जो है कैंसर सेल, जो आपके माइलोमा सेल है, उनके साथ फ्यूज कराना है। ठीक है। यहाँ पर मैं कैंसर सेल लिख रहा हूँ, नॉर्मली आप माइलोनोमा सेल ही लिखते हो। अब आपके माइंड में ये आएगा कि माइलोनोमा सेल कहाँ से आएंगे, तो इसको भी हम बनवा सकते हैं अगर हम एपिस्टेटिन बार वायरस को जो है अगर हम इंट्रोड्यूस करा दे माइस में, तो हमें ये माइलोनोमा सेल, ये कैंसरस सेल जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये वहां से आया है। अब इन दोनों को फ्यूज कराने के लिए आप क्या यूज करते हो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, या आप यूज करते हो सेंडाई वायरस। ठीक है। इस वायरस का काम जनरली आप देखोगे कि फ्यूज कराने में होता है। अब यहाँ पर देखो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल रह जाए, कि वो फ्यूज नहीं हुआ है। सेकंड है कि वो फ्यूज हो गया आपका माइलोनोमा सेल और प्लाज्मा सेल। थर्ड आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, कि ये वाले जो सेल हैं वो आपके अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल हैं। ठीक है। अब आपको थोड़ी पता है कि किसके अंदर फ्यूजन हुआ है, किसके अंदर नहीं फ्यूजन हुआ है, आप बाहर से देख के तो बता नहीं पाओगे। ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है सिलेक्शन करना होता है। ठीक है। और आप सिलेक्शन करते हो हैट मीडिया से। ठीक है। अब अनफ्यूज सेल जो है आपका माइलोनोमा सेल है, मैंने आपको वहां पर बताया था कि आपका एक पाथवे चलता है, डी नोवो पाथवे। ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका माइलोनोमा सेल है वहां डी नोवो पाथवे चलता है, साल्वेज पाथवे नहीं चलता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, और डी नोवो के लिए DHFR एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और यहाँ पर दोनों पाथवे चलते हैं, डी नोवो भी आपका चलेगा और आपका साल्वेज भी चलेगा।
ठीक है। जब आप हैट मीडिया में डालोगे तो एक बात तो यहां से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो अनफ्यूज प्लाज्मा सेल है इसको हमें सेलेक्ट करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि हमें इसको पता है कि ये 13-14 दिन के बाद तो खुद ही डाई हो जाना है इसको। तो हम इसको कुछ माने या पहले ही नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सेल अपने आप डाई हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो ये प्लाज्मा सेल है इनकी हाफ लाइफ हमारी 14 से 15 दिन है, इससे ज्यादा वो नहीं टिकेंगे, तो ये वाले सेल तो खुद भी डाई हो सकते हैं। अब जो ये अनफ्यूज माइलोनोमा सेल है ये तो डिवाइड करते रहेंगे। अब इन सेल को डिवाइड करने से पहले रोकना है, तो ये सेल को डिवाइड करने से हमें रोकना है, तो हम क्या करते हैं, हैट मीडिया में इसको डालते हैं। तो हैट की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, यहाँ पर हाइपोजेंथिन अमीनोपेट्रिन थाइमिडिन, जो कि आपका डीएचएफआर को इनिबिट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है आपका डी नोवो पाथवे के लिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप हैट मीडिया में इन सेल्स को डालो तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डी नोवो पाथवे है ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। साल्वेज पाथवे यहाँ पहले ही काम नहीं करता, तो इसको कोई न्यूक्लिक एसिड जो है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये जो अनफ्यूज माइलोनोमा सेल्स हैं इनमें डीनोवो पाथवे हमने इनिबिट कर दिया, साल्वेज पाथ में इसमें चलता नहीं था, तो ये सेल आपका जो है बाहर हो जाएगा रेस से। ठीक है। इस सेल को हम हटा देंगे, ये सेल वैसे डाई हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो फ्यूजन है इस फ्यूजन वाले सेल में आपके दोनों पाथवे फॉलो हो गए, क्योंकि आधा पार्ट इसका है आधा पार्ट इसका है, तो यार डीनोवो भी फॉलो होगा और साल्वेज भी फॉलो होगा। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर हैट मीडिया डालेंगे तो यहाँ पर भी डीनोवो पाथवे इनिबिट होगा, लेकिन जो आपका नॉर्मल प्लाज्मा सेल है वहां साल्वेज पाथवे चलता रहता है, इसलिए ये सेल जो है ये डाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ जो है डीनोवो पाथवे को इनिबिट किया है, साल्वेज पाथवे को आपने इनिबिट नहीं किया है। ठीक है। तो ये वाला जो सेल है ये आपका आगे चलता रहेगा, आपकी ग्रोथ करता रहेगा और ये इमोर्टल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद भी आपको जो है सिलेक्शन करना होता है, फर्दर सिलेक्शन। हालांकि मेन प्रोसीजर आपका यहीं तक है समझने का कि हैट मीडिया क्या है, साल्वेज पाथवे क्या है, डीनोवो पाथवे क्या है, जो माइलोनोमा सेल है वहां पर कौन सा पाथवे फॉलो होता है कौन सा नहीं होता। अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर है तो ये इसका प्रोसीजर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का बहुत ईजी है। बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, आप कितना समझ लो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद आप सिलेक्शन करते हो एलाइजा से या रिया से। ये फर्दर सिलेक्शन है कि हमारी जो ये जो सेल बना है ये उसी एपिटोप के अगेंस्ट बना है या किसी और के अगेंस्ट बन गया है, हम ये चेक करने के लिए एलाइजा या रिया करते हैं। जैसे ये एंटीबॉडी है या सेल है, इसके अगेंस्ट आप एंटीजन बना के देख लो या एंटीबॉडी बना के देख लो। अगर वो बाइंड कर जाएगा तो मतलब हमारा ठीक स्पेसिफिक सेल बना है, बाइंड नहीं किया तो मतलब स्पेसिफिक सेल नहीं बना है। ये जो इसके बाद का एलाइजा और रिया है ये सिर्फ हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं, मेन हमारा यहीं तक काम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रोसीजर लिखा है। सबसे पहला कि आप माउस को इम्यूनाइज करेंगे स्पेसिफिक एंटीजन से, जहां पर आपका प्रोडक्शन होगा मैप का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप एपिटोप डाल रहे हो। ठीक है। या एपिटोप का कुछ पार्ट डाल रहे हो वो आप डाल रहे हो। 72 घंटे के बाद आप स्प्लीन से कलेक्ट कर लोगे बीटा सेल्स को जो कि मैप है। इसके बाद बीटा सेल को आपको फ्यूज करना है माइलोनोमा सेल से जो कि आपके इनमोर्टलाइज्ड है बाय पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और सेंडाई वायरस। ठीक है। अब फ्यूज सेल को आपको फिर एचएटी मीडिया में डालना है, हाइपोजेंथिन अमीनोपेट्रिन थाइमिडिन मीडिया पे। ठीक है। और यहाँ से आपका सिलेक्शन निकल के आ जाएगा और आपके पास वही सेल बचेंगे जो कि आपके फ्यूज हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो में भी इंक्लूड किया ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में आपने एंटीजन डाला, एंटीजन डालने के बाद 72 घंटे के बाद आपने स्प्लीन को बाहर निकाला, उसके बाद वहां से आपने सेल निकाले। फिर जो आपका माइलोनोमा सेल है और जो स्प्लीन वाले सेल है उनको क्या किया, आपने फ्यूज कराया, तो यहाँ पर सेल फ्यूजन हो गया। इसके बाद जो हाइब्रिडोमा सेल है इसकी जो आपके हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 सेल आएंगे, एक हुआ एक नहीं हुआ है, उसको आपने फिर हैट मीडिया पे ग्रो कराया। जब आप हैट मीडिया पे ग्रो कराते हो तो माइलोनोमा सेल हट जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपका जो है डी नोवो पाथवे को आप इनहिबिट कर रहे हो अमीनोपेट्रिन से। ठीक है। प्लाज्मा सेल जो है या स्प्लीन वाले सेल है उनकी हाफ लाइफ खुद ही कम है, 14 से 15 दिन है। और जो आपके फ्यूज सेल है वो आपके ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है आपका दोनों पाथवे फॉलो हो रहे हैं, साल्वेज भी और डी नोवो भी। इसके बाद आप एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कर लो, सेल क्लोनिंग कर लो, वो सिर्फ आपका ये चेक करने के लिए है
कि आपने जो एंटीबॉडी बनवाई है वो वहीं बनी है या कोई और बन गई है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ गए, तो हम उसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है। इससे क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे। HGPRT की फुल फॉर्म एक बार पूछी होगी आपसे, सिर्फ इस पाथवे में से सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछिए। जो आपका एंजाइम है हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, इसकी फुल फॉर्म पूछिए। एक आपसे पूछा है कि आप इसमें कौन से सेल डालते हो, माइलोडोमा सेल के साथ फ्यूज करते हो, कौन से सेल के साथ फ्यूज करते हो। एक क्वेश्चन आपसे हैट मीडिया से पूछा हुआ है कि हैट मीडिया काम क्या करता है, कौन से एंजाइम को इनिबिट करता है। तो इस टाइप के आपसे आसान आसान से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट था ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बनने का था। ठीक है, अब ये पैदा हो गया, चलो अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम रख देते हैं। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर ये आपको याद नहीं हो रही है चीजें तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आप डायरेक्ट जो है ड्रग को भी याद रख सकते हो। नॉमेनक्लेचर आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले है प्रीफिक्स, ये आपका वेरिएबल है, यानी इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नाम है ये कोई भी कंपनी अगर बना रही है स्टार्टिंग में वो अपना नाम देती है। सेकंड क्या है, टारगेट सबसिस्टम, कि वो उस ड्रग का एक्शन क्या है। मान लो आपने कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई, वो आपने हो सकता है वायरस के अगेंस्ट बनाई हो सकता है फंगाई के अगेंस्ट बनाई हो, तो वो आपका टारगेट सबसिस्टम है कि कौन सा टारगेट पे काम करेगी। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है कि वो आपने बनवाई कैसे, जनरेट कैसे कराई। ठीक है, फिर है मैप, मैप आपको पता है लास्ट में आएगा। तो प्रीफिक्स आपको याद रखना नहीं है, जो कि वेरिएबल है, आपको याद रखना है टारगेट सबसिस्टम और ओरिजिन सबसिस्टम। ओरिजिन का मतलब वो आई कहां से, टारगेट का मतलब कि वो कहाँ काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन का आप याद रखेंगे। अगर एंटीबॉडी के बीच में, यानी प्रीफिक्स के बाद अगर यू आ रहा है तो मतलब आपने वो ह्यूमन से जनरेट कराई है। अगर आई आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो है प्राइमेट से उसको ऑब्टेन किया है। अगर एक्स आई आ रहा है तो वो काइमेरिक है। मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा कि काइमेरिक क्या होता है, ह्यूमनाइज क्या होता है। ये अभी एक क्वेश्चन एक PhD के एग्जाम तक में पूछा हुआ है, काइमेरिक का मतलब क्या है। अगर ओ आ रहा है तो आप उसको माउस में जनरेट कराओगे। जेड यू आ रहा है तो जो आपका ह्यूमनाइज्ड है आपने उसको वहां जनरेट कराया। ए आ रहा है तो रेड है। इन सबको आप छोड़ भी सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे सिर्फ ये सिंगल वर्ड वाले पूछे जाते हैं, UIXIOZU। ठीक है, या ए, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। यू है तो ह्यूमन, आई है तो प्राइमेट, एक्स आई है तो काइमेरिक, ओ है तो माउस, और जेड है, जेड यू है तो ह्यूमनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये एक एंटीबायोटिक का नाम लिख दूं, इनफ्लिक्सीमैब। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो वर्ड है वो आप यहाँ से देखोगे आई आ रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का वर्ड वेरिएबल है। ठीक है, अब आई आ रहा है तो आई का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइमेट से इसको जनरेट कराया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे एल आई का मतलब क्या है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे एक मैं ड्रग का और नाम लिख दूं यहाँ पर, बेसेलिज्यूमैब। ठीक है, तो कई बार क्या होगा ये आपको आगे पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हो तो कई बार ऑब्जेक्टिव पहले आ जाता है, सब्जेक्टिव बाद में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप जेड यू वर्ड आ रहा है, तो जेड यू वर्ड क्या है आपका, ह्यूमनाइज से। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिलती है आपको थोड़ा सा वहां पहचानना पड़ेगा। एल आई का मतलब है कि ये जो ड्रग है ये आपकी लोअर इम्यूनिटी करेगा, यानी ये एक आपकी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह यूज होगा, वो आपका टारगेट सब सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है। अगर आप 4-5 को याद रख लेते हो तो आपके लिए फार्माकोलॉजी में भी आसान है और वैसे जो है आपके एग्जाम में भी आसान है। ठीक है, अब आपको मैं इनका मतलब बता देता हूँ, काइमेरिक और ह्यूमनाइज्ड का मतलब क्या होता है। मान लो ये रोडेंट है, मतलब आपकी जो है रैट की एंटीबॉडी है, और ये आपकी ह्यूमन की एंटीबॉडी है। काइमेरिक आप तब बनाते हो जब आपका जो ह्यूमन है उसका एंटीबॉडी का आपका कांस्टेंट रीजन ले रहे हो CHCl, लेकिन जो वेरिएबल रीजन है वो आपका रोडेंट का है। ठीक है, जो आपका VL और VH रीजन है वो आपका रोडेंट का है। जब आप इस तरीके से कोई एंटीबॉडी बनवाते हो तब आप उसको काइमेरिक बोलते हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये रेड पोर्शन जो है, मतलब रेड वाली जो एंटीबॉडी है वो, सॉरी ये येलो वाली जो एंटीबॉडी है ये आपकी रेड की है और रेड वाली ह्यूमन की है। अब काइमेरिक बनाया
तो जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन का है, और जो येलो वाला है ये आपका रोडेंट का है। इसको आप बोलते हो काइमेरिक। ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमनाइज्ड। ह्यूमनाइज्ड में क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी एंटीबॉडी ह्यूमन की है, मतलब जो आप ये रेड वाली देख रहे हो यही है। लेकिन इसमें जो आपका वेरिएबल रीजन में सीडीआर प्रेजेंट है, जो कि आपका वेरिएबल रीजन में जो एपिटोप को डिटेक्ट करने वाले जो कंपाउंड है सीडीआर है, वो आपके जो है वो रोडेंट के हैं। सीडीआर को आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइंड रीजन। इसको आप जनरली बोल सकते हो कि कुछ पार्ट जो है आपके जो रोडेंट का वेरिएबल का कुछ पार्ट आपने लिया है, सारा पार्ट नहीं लिया है। ठीक है। तो ये आपसे काइमेरिक और ह्यूमनाइज्ड, ये दोनों टर्म पूछी जा चुकी है आपसे एग्जाम में, दोनों ही पूछी जा चुकी है पहले, कि काइमेरिक का मतलब क्या है और आपसे ह्यूमनाइज्ड का मतलब क्या है। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर जैसे वर्ड ये आपको जो है ह्यूमनाइज लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडी तो ह्यूमन की है, लेकिन जो सीडीआर प्रेजेंट है यहाँ पर वो आपके रोडेंट की है। ठीक है। काइमेरिक में क्या है, सीएल और सीएच रीजन ह्यूमन का है, लेकिन वेरिएबल रीजन जो है वो माउस का है, कि आपने कुछ हाइब्रिड बनाया हुआ है। ठीक है। और ये वाली जो ह्यूमनाइज वाली एंटीबॉडी है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि काइमेरिक में फिर भी कुछ पार्ट हमने माइस का लिया है तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर देती है थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप ये छोटा सा पार्ट वेरिएबल रीजन लेते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज्यादा शो नहीं करती है, क्योंकि एक सेफ आपका जो पॉइंट है। और वैसे भी अगर आप एपिटोप देखें तो आप एपिटोप यहाँ एक लेके चलते हो, तो एक एपिटोप के अगेंस्ट आपकी बॉडी इतना इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर पाएगी अगर आप यहाँ पर एक एपिटोप लोगे। ठीक है। लेकिन वो एंटीजन अगर प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, उसके अगेंस्ट अच्छा इफेक्ट शो करती है। ठीक है। तो यू आया हुआ है तो उसका मतलब ह्यूमन है, आई आया हुआ तो प्राइमेट है यानी मंकी वगैरह से लिया है, एक्साई है तो काइमेरिक है, ओ है तो माउस है, जेड यू है ह्यूमनाइज्ड है, ए है रेड है। इसके अलावा आप बाकी सारों को छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है टारगेट सबसिस्टम। जैसे आप अगर आप कोविड में देखो तो आपने ड्रग यूज की थी रेमडेसिविर। ठीक है। तो रेमडेसिविर आपका एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी था, इसलिए उसका प्राइस आपका 30 से 35 हजार था। ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग में वो 1 लाख तक पहुंच गया था, नॉर्मली इतना ही था। अब इसमें आप वर्ड देखो VIR आए, और यहाँ पे आप देखो मैप वर्ड नहीं है। तो कई एंटीबॉडीज में आपको ऐसा, जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में आपको चेंजेस मिलते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में वो चेंजेस मिले। यहाँ पर आपका जो है मैप वर्ड नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी था, और ये आपका वायरस के अगेंस्ट एक्टिव है, इसलिए वर्ड यहाँ वीर आया। तो इसको आप एंटी वायरल ड्रग की कैटेगरी में भी रखते थे। ठीक है। तो अगर आपका जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसके बीच में वीर आ जाए या लास्ट में वीर आ जाए तो वायरल है, BAC आ जाए या BA आ जाए तो बैक्टीरियल है, LI आ जाए, LIM आ जाए या LI आ जाए तो लोअर इम्यूनिटी है, FU आ जाए या FUNG आ जाए तो मतलब फंगल के अगेंस्ट इफेक्टिव है, NE आ जाए या NER आ जाए तो नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के अगेंस्ट इफेक्टिव है, KI आ जाए तो इंटरल्यूकिन के अगेंस्ट आपका इफेक्टिव है, MI आए तो म्यूकोस्केलेटन, O आ जाए तो आपका बोन, ANIB आ जाए तो एंजियोजेनेसिस। इसके अलावा कुछ और है, CO आ जाए तो क्लॉनिक, MS आ जाए मिलोनोमा, MA आ जाए तो मेमोरी ट्यूमर, और GOT आ जाए तो आपका टेस्टिकुलर का है, GOV आ जाए तो ओवरियन का है, प्रोस्टेट आ जाए, प्रो आ जाए तो प्रोस्टेट है, CIR सर्कुलेटर है, TUM आपका मिसलेनियस है। अब आप सोच रहे होगे कि ये नाम बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये नाम अभी आपको ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की लिस्ट देखोगे तो वो तो कई हजार 2000 में है। ठीक है। तो आपके लिए तो स्पेसिफिक आप याद रख लो, क्योंकि जितने टाइप के कैंसर है हमारी बॉडी में, उतने ही टाइप की मेनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब बोन का कैंसर है तो आप वो बोन वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दोगे, कोई वायरस के से आपकी बॉडी में कैंसर हो रहा है तो आप वायरल वाली दोगे, किसी बैक्टीरियल के किसी पार्ट के लिए देना है तो आप बैक्टीरियल के लिए दोगे। ठीक है। तो इसलिए आप मेन मेन जो आपको लगे आप याद कर लेना। इसमें आप स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन, वायरल, बैक्टीरियल, लोअर इम्यूनिटी, बोन, एंजियोजेनेसिस, और ये जो आपकी ये ट्यूमर वाली है, ये सारी आपको याद रखनी है, स्पेसिफिकली कॉलोनिक ट्यूमर वाली। ठीक है। ये आपसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि जितने आप कैंसर में टाइप के कैंसर पढ़ोगे वो सारी आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। तो इस बार आप ना कुछ एग्जाम्पल देख के देखो, फिर आप ट्राई करना। जैसे रिटुक्सीमैब एक ड्रग है,
ये आपसे पिछला जो 2023 का पेपर है उसमें आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये ड्रग पूछी गई है। अब रिटुक्सी में टीयू जो वर्ड है, अब टीयू को देखो कि टीयू का मतलब कहां से था इसमें। तो आप टीयू अगर ढूंढोगे तो आपको कुछ ना कुछ ह्यूमन से मिल जाएगा। यहाँ पर टी का तो हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन यू का मतलब समझ में आ रहा है कि ह्यूमन से लिया है। ठीक है, तो रिटू में आप टीयू देख लोगे, सॉरी जो टीयू है और एक्साई है, एक्साई का मतलब आपका है कि वो आपका काइमेरिक है, सॉरी। टीयू का मतलब आप देखोगे तो टीयू आपको जो है यहाँ ढूंढना है। तो ये आपका टीयू है कि आपका मिसलेनियस ट्यूमर में यूज हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सआई कहाँ है और जो आपने टारगेट सबसिस्टम देखा है वो कहाँ है। तो टारगेट और ओरिजिन जो है आपको ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो रिटुक्सीमैब है, इसमें टीयू का वर्ड मतलब है कि मिसलेनियस ट्यूमर में जो है वो ड्रग यूज होगी। तो आप इसमें देखो जो नॉडकिन लिम्फोमा है, उसके बाद क्रॉनिक लिम्फोटिक लिम्फोमा है और रूमेटाइडल अर्थराइटिस है। तो इसलिए ये वर्ड आपका टीयू आया है और एक्सआई का मतलब आपका काइमेरिक है। ठीक है, इसके बाद फिर से टीयू है और जेडयू है। तो जेडयू का मतलब आपने वहां पर लिखा था ह्यूमनाइज्ड। ठीक है, और टीयू का मतलब आपको समझ में आ गया कि मिसलेनियस ट्यूमर में है। ठीक है, तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो ये आपका आंसर है। एडेलिज्यूमैब, तो एल आई और एमयू, एमयू का मतलब आप देख लेंगे क्या है, और एल आई का मतलब देखेंगे तो ये लोअर इम्यूनिटी में करता है, यानी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में यूज हो रहा है क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन है, रूमेटाइडल अर्थराइटिस, सोराइसिस और क्रॉन्स डिजीज। उसके बाद इन्फ्लिक्सीमैब ऐसे ही, एल आई है तो आपका लोअर इम्यूनिटी कर रहा है, एक्स आई है तो मतलब वो काइमेरिक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटाइडल अर्थराइटिस। ये कुछ ड्रग्स के मैंने जो नाम लिखे हैं ना यहाँ पर, आपको ये एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। ये वो ड्रग हैं जो अभी इंडिया में यूज होती है। ठीक है, और इन्हीं को मिला के आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाता है। खासकर जो ड्रग आप देखोगे रूमेटोइडल अर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें यूज होती है। ठीक है, उन ड्रग्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आपको इन छह में से अगर आपको दो का भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको मिल गया कॉलम, तो मतलब आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हालांकि आप फार्माकोलॉजी जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी आपकी जो है ड्रग आएंगी ऐसी। तो आपको ये पहचान लेना है कि कौन सी किसके अगेंस्ट एक्टिव है, यहाँ से भी आप पहचान सकते हो। ना पहचान पाओ तो आप डायरेक्ट इन ड्रग को याद कर लो। पर नॉमेनक्लेचर मुझे एक बार आप लोगों को सिखाना था कि कैसे होता है, क्या वर्ड यूज होते हैं और क्यों जो है आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इतना यूज देख रहे हो। काइमेरिक, ह्यूमरिक, ये आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे डायग्नोस्टिक में बताऊं, क्योंकि यहाँ तक ये ट्रीटमेंट में है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो कि एंटीबॉडी बनी कैसी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर कैसे किया, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये थोड़ी सी टफ क्लास है। काइमेरिक, ठीक है। देखो काइमेरिक में क्या होता है कि जैसे मान लो हम इसमें जो है आरडीटी का यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको कल पहले ही बताया था वैक्सीन में कि आपको बार बार ये जो वर्ड है आरडीटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपको सुनने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो ये ह्यूमन की एंटीबॉडी है। ठीक है, अब ह्यूमन की एंटीबॉडी है, लेकिन हम हर बार जो है जो आपकी एंटीबॉडी है वो ह्यूमन के अंदर नहीं बनवा सकते, क्योंकि हम अगर कोई रिस्की डिजीज है तो हम नहीं करा सकते। तो हमने क्या किया, हमने जो वेरिएबल रीजन है माउस का, अब वही हमें पता है कि एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, जो वेरिएबल रीजन जो एंटीबॉडी माउस की में प्रेजेंट है वही डिटेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, हमने अपने वेरिएबल रीजन को हटा दिया। ठीक है, और माउस का वेरिएबल रीजन लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हम ये सारा काम जो है माउस में करा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप माउस का वेरिएबल रीजन ह्यूमन की एंटीबॉडी के साथ लगा देते हो तब आप उसे काइमेरिक बोल देते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो VL और VH, जो वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और हैवी चेन का पार्ट है वो माउस का है। वहीं जो आपका कांस्टेंट रीजन का पार्ट है CH और CL, वो आपका किसका है, वो ह्यूमन का है। इस केस में आप उसे काइमेरिक बोल देते हो। ठीक है, एक केस आपने पढ़ा था ह्यूमनाइज्ड का। ठीक है, यहाँ पे भी जो एंटीबॉडीज है वो ह्यूमन की है।
ठीक है, ये एंटीबॉडी आपकी ह्यूमन की है, लेकिन यहाँ पे आप कंप्लीट वेरिएबल रीजन जो है वो माउस का यूज नहीं कर रहे, आप छोटा छोटा पार्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, जिनको आप सीडीआर बोलते हो। ठीक है, तो आपने वो यूज किया, तो इसको आप बोल देते हो ह्यूमनाइज्ड। हमारे लिए ये वाली थोड़ी ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स से जो है ज्यादा शो नहीं करती, इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, ये ह्यूमनाइज्ड में और यहाँ पर काइमेरिक में। यहाँ कंप्लीट वेरिएबल रीजन है, और यहाँ पर जो है आप जो है सीडीआर यूज कर रहे हो। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, ये लेक्चर एक्चुअली थोड़ा सा ना आपके लिए न्यू है, चाहे आप थर्ड सेम से हो, फिफ्थ सेम से हो, क्योंकि ये आपकी जो है मॉडर्न ड्रग्स हैं, जो आप लोग अभी तक क्लासिकल पढ़ते हुए आए हो पुराने जमाने वाली, वो नहीं है ये। इसमें आपके स्पेसिफिक एक्शन आते हैं, और ज्यादातर ड्रग आपकी कैंसर में यूजफुल है। ठीक है, तो ये अब बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज है, ये तो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो कि कैसे क्या यूज है। इसका एक और यूज है आपका डायग्नोस्टिक में। ठीक है, कि आप एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी बनवा ली, जैसे ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है एचसीजी, ये आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है फीमेल के अंदर रिलीज होता है। और जो आपकी जो किट आती है प्रेगनेंसी वाली, उसके अंदर क्या होता है, अब ये हार्मोन है, तो हार्मोन किस तरीके से काम करेगा एंटीजन के लिए, जो आपकी किट आती है उसके ऊपर क्या होता है, एचसीजी के अगेंस्ट बनी हुई आपकी एंटीबॉडी होती है। जब ये रिएक्ट करती है तो यहाँ आपको वो साइन दिखना स्टार्ट हो जाता है, सिंगल बैंड, डबल बैंड जो है वो। ठीक है, तो ये आपका एचसीजी का काम है, कि हमने जो है प्रेगनेंसी की किट जो बनाई हुई है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बेस पे ही बनी हुई है। क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स में जो एचसीजी बनता है उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बनवाई। अब एंटीबॉडी बनवा के हमने उसको किट पे लगाना शुरू कर दिया, तो कोई भी फीमेल यूज करेगी जो प्रेग्नेंट है, उसके अंदर अगर एचसीजी है यूरिन में, तो इसके साथ आगे बाइंड कर जाएगा और आपका इम्यून रिएक्शन शो हो जाएगी। अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई इम्यून रिएक्शन शो नहीं होगा। तो उसको आपने एक इस तरीके से यूज किया। सेकंड आपने यूज किया प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये पीएसए जो है आपकी बॉडी में तब बनता है, ज्यादातर ये मेल्स में होता है, जब आपको प्रोस्टेट कैंसर होता है। ठीक है, तो पीएसए के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो किट प्रेजेंट है, तो अगर पीएसए है तो बाइंड करेगा इस एंटीबॉडी के साथ और आपका रिएक्शन शो करेगा। इसी तरीके से ट्रोपोनिन टेस्ट, इसको आप ट्रोप टी टेस्ट बोलते हो, ये जनरली करते हैं हम कार्डिक के लिए, मतलब कोई हार्ट अटैक वगैरह आया है तो उस केस में करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका ट्रोपोनिन जो है, वो ट्रोपोनिन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट बाइंड करता है। ट्रोपोनिन आपका जो है मायोसिन के साथ बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए आप जो है उसके लेवल्स चेक करते हो। उसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको कोविड में बहुत ज्यादा देखा गया है। सी रिएक्टिव प्रोटीन को, जो कोविड के टेस्ट होते थे डायग्नोस्टिक के लिए आप पीसीआर करते थे, लेकिन इन्फ्लामेशन के लिए जो आप टेस्ट करते थे वो सीआरपी करते थे। अब भी करते हैं, कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन का लेवल कितना है, तो वो आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन बता देता है। तो अगर आपकी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीआरपी है, तो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली किट यूज करिए, तो आपको पता लग जाएगा। हम इसका लेवल भी बता सकते हैं, अगर हम इसमें कोई जो आपका रेडियम वाले सब्सटेंस होते हैं जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, कोई वैसा सब्सटेंस लगा दें इस एंटीबॉडी के साथ, या कोई एंजाइम लगा दें, तो हम कलर से या कोई रेडियो फ्लोरोसेंस से उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कितना अमाउंट है। जो आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, आपका ए है, जी है, ओ है। अब आपको मैंने बता तो दिया कि आपका ब्लड ग्रुप ए कब होगा, जी कब होगा, ओ कब होगा। ठीक है, तो ए होता है तो आपकी बॉडी में ए वाली रिएक्शन आती है, ए बी होता है तो ए बी वाली रिएक्शन आती है, जो आपका सीरा और एंटी सीरा जो होता है। ठीक है, अगर बी है तो बी वाली आएगी, ओ है तो कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी एंटीजन वहां प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ब्लड टेस्टिंग का भी जो प्रोसीजर है वो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ऊपर ही है। इसके अलावा जो कोविड 19 में आपने चेक किया, एचआईवी में टेस्ट किया, हेपेटाइटिस में चेक किया, वो सारा आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बेस पे चल रहा है। ठीक है, तो इतने सारे जो प्रोसीजर आप एक बार देख के देखो कि जो प्रेगनेंसी किट है उसकी इवेल्यूशन मार्केट में कितना है। ठीक है, या जो पीएस है या ट्रोपोनिन, कितने लोगों को कार्डिक डिजीज है, तो वो आप जो टेस्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो मार्केट लेवल है वो बहुत ज्यादा है।
ठीक है। अब बताओ किसी का कोई डाउट हो इसमें डायग्नोस्टिक में, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से एक्सप्लेन करा है थेरेप्यूटिक के अलावा। किसी को ट्रोपोनिन जनरली आपका ना मायोसिन के साथ बाइंड करता है। एक्चुअली तीन आपकी बॉडी में ट्रोपोनिन होते हैं, एक ट्रोप आई होता है, एक ट्रोप टी होता है, और एक मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ये जब बाइंड करते हैं तब आपकी बॉडी में जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली जो साइकिल है वो चलती है। ठीक है, तो आप ट्रोपोनिन के अंदर जो ट्रोप टी वाला है उसका आप लेवल चेक करते हो कि वो आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, कि कितना कंट्रैक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। और जनरली ये ट्रॉप टी वाला जो लेवल है ना, ये आप देखोगे कार्डिक अरेस्ट के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसलिए इनके लेवल चेक करते हो, ट्रोपोनिन, सी रिएक्टिव और ये सब। ठीक है, आपके लिए जरूरी ये। हाँ जी। हाँ, ब्लड में ही आप जो है आर्टरी वाला ब्लड लेके आई थिंक इसको परफॉर्म करते हैं, मुझे याद नहीं है, आर्टरी से लेते हैं शायद। हाँ, आर्टरी से लेके चेक करते हैं शायद इसका, हाँ। आर्टरी से लेके ब्लड उसमें चेक करते हैं, वेन वाले ब्लड में चेक नहीं करते इसको। ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, तो ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का टॉपिक है। आप एक बार इसको ना अच्छे से रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लेना इसका, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस इस पे ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो डायग्नोस्टिक से आए, या आपके थेरेप्यूटिक से आए, या फिर आपका नॉमेनक्लेचर से आए। नॉमेनक्लेचर में भी जो कुछ चीजें आपको बताई है वहां से भी आ सकता है। और ये जो आपका ये है, इससे भी आ सकता है जो आपका पार्ट है। एक्चुअली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ना आपका 3 या 4 जगह जो है वो टॉपिक आता है। एक आपका बायोटेक में आता है, एक आपका इम्यूनोलॉजी में आता है, और एक आपका इम्यून टेक्निक में आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपको बार बार जो है वही टॉपिक ना पढ़ना पड़े। और फार्माकोलॉजी में आप जो पढ़ते हो वो अलग है, और वहां सिर्फ थेरेप्यूटिक पढ़ते हो। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो आप बताओ। कुछ ना समझ में आओ, क्योंकि आज की क्लास मुझे पता थोड़ा सा आपके लिए नया टॉपिक है। ठीक है, फिर एक बार